हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सी प्लस प्लस सीरीज। और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर और कैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन बनाए कैसे जाते हैं, कैसे फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है। ये सब हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है और फंक्शन की ज़रूरत क्यों है। फंक्शन एक ऐसा कोड का एक ऐसा टुकड़ा है, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए यूज होता है। और क्या फायदा है हमें फंक्शन यूज करके? बिना फंक्शन के भी तो अभी तक हम कोड लिखते आ रहे थे, तो फिर ये फंक्शन की जरूरत क्यों है? तो फंक्शन का यूज करने से हमारा कोड जो है वो रीयूजेबल हो जाता है और प्रोग्राम क्लीन दिखता है। तो अभी मैंने कहा कि फंक्शन यूज करने से हमारा कोड क्या हो जाता है, रीयूजेबल हो जाता है। अब ये रीयूजेबिलिटी वाली बात हम अभी देखेंगे। अब हमने ये तो जान लिया कि फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। अब आते हैं कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, क्या सिंटैक्स होता है एक फंक्शन बनाने का। तो फंक्शन बनाने का सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है। पहले हम फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप क्या होता है? जैसे हमने जब स्टार्ट किया था सी प्लस प्लस, तो वहां हमने मेन फंक्शन देखा था, तो उसके आगे इंट लिखा होता था। तो इंट क्या होता था वहां पे? इंट होता था उसका रिटर्न टाइप मेन फंक्शन का। वैसे ही अब मेन के अलावा कोई और फंक्शन हम बनाएंगे, तो वहां भी उसके आगे उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे। तो ये हो गया रिटर्न टाइप। फंक्शन नेम मतलब फंक्शन का क्या नाम हम रखेंगे। और यहाँ भी नाम रखने का वही सेम लॉजिक है जो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्रिएट करने के टाइम वही रूल्स फंक्शन क्रिएट करने के टाइम पे भी हम ध्यान में रखेंगे। और फिर इस फंक्शन के बाद लगाते हैं दो ब्रैकेट पैरेंथेसिस वाले, और उसके अंदर पास करते हैं हम पैरामीटर्स। अब ये सब क्या होता है अभी हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम इसका सिंटैक्स समझ रहे हैं। तो ये बनाने के बाद हम उस फंक्शन का स्कोप डिफाइन करते हैं इन दो ब्रैकेट से, और उसके अंदर लिखते हैं कोड। कोड के अंदर जो लिखा होता है उसे कहते हैं फंक्शन बॉडी। उसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स जो भी हमें लिखना है। और फिर जब इंटीजर टाइप या जो भी टाइप का रिटर्न टाइप हम डिफाइन करेंगे, वो रिटर्न वैल्यू। अब ये जरूरी नहीं है कि हम रिटर्न टाइप दें ही हर बार। हम नहीं भी दे सकते हैं, सिर्फ फंक्शन से कुछ काम करवा सकते हैं बिना रिटर्न टाइप दिए। तो जब रिटर्न टाइप देते हैं तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन वॉइड फंक्शन। और अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं वॉइड फंक्शन। वही यहाँ पे लिखा है, रिटर्न टाइप का मतलब कि डेटा टाइप जो फंक्शन रिटर्न करता हो, जैसे कि इंटीजर हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया। और अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो वॉइड हो गया। फंक्शन नेम, ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द फंक्शन, ये पता ही है हमें। पैरामीटर, पैरामीटर हम अभी देखेंगे। अभी इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो वैल्यूज फंक्शन लेगा, यानी एक्सेप्ट करेगा और उन वैल्यूज का यूज करके कुछ कैलकुलेशन या कुछ काम करेगा, वो होते हैं पैरामीटर्स। फंक्शन की बॉडी, यानी कि इस फंक्शन के अंदर जो लिखा है वो हो गया फंक्शन की बॉडी। तो अब हम वीएस कोड में एक फंक्शन बना के देखते हैं। तो हम जब भी फंक्शन बनाते हैं तो हम उस फंक्शन को मेन फंक्शन के ऊपर बनाते हैं, मेन के अंदर नहीं बनाते हैं। मेन के अंदर हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे फंक्शन बनाया जाता है। तो पहले हम बनाते हैं एक नॉन वॉइड फंक्शन। नॉन वॉइड फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या था? सबसे पहले हम डेटा टाइप, उसका रिटर्न डेटा टाइप लिखते हैं। तो मान लेते हैं ये फंक्शन है इंट, और फिर लिखते हैं फंक्शन का नाम, या फिर अपना नाम ही रख देता हूँ। और फिर इसका स्कोप डिफाइन कर दिया। अब इस फंक्शन से हम क्या करवाना चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन दो नंबर का सम प्रिंट करे या मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करे, जो भी करे। तो उसके लिए हमें इसे दो नंबर्स देने होंगे। तो वो हम पास करते हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर। पहले लिखते हैं उसका डेटा टाइप और वो वेरिएबल का नाम, फिर दूसरे वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप। तो ये वेरिएबल के नाम है, ये हम कुछ भी रख सकते हैं। और जब हमने ये दे दिया तो इस फंक्शन से हम क्या चाहते हैं कि ये रिटर्न करे ए प्लस बी।
अब इस फंक्शन को तो बना लिया हमने, अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें दो नंबर चाहिए, तो दो नंबर ले लेते हैं, इंट x इक्वल्स टू 5 और इंट y इक्वल्स टू 6। अब देखते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। तो ये तो वह एक वैल्यू इंटीजर रिटर्न करता है, तो हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको हम स्टोर कर लेते हैं एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू, और फिर इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे फंक्शन का नाम और दो नंबर पास कर देंगे। तो नंबर क्या थे? x और y। ये स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर, और फिर हम सी आउट करवा देंगे रिजल्ट। अब रन करके देखते हैं कि सही से काम भी कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 11 आ रहा है, मतलब 5 + 6 11 प्रिंट हो रहा है। तो ये था फंक्शन। अब कोड रीयूजिबिलिटी कहाँ हुई इसमें? तो वो ऐसे हुई कि अगर ये फंक्शन हम नहीं बनाते तो हमें बार बार दो वेरिएबल बनाने पड़ते और उनको सम करवा के प्रिंट करवाना पड़ता। और इस तरह क्या है, हम बस डायरेक्ट ये फंक्शन कॉल करेंगे, तो इनपुट देंगे इसको और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी तो ये छोटा काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एडिशन करवा रहे हैं। अगर कोई बड़ा टास्क होता तो उसको हम एक फंक्शन में लिख के तुरंत कॉल कर लेते हैं, हम बार बार उतना कोड नहीं लिखते। तो ये हो गया कोड रीयूजिबिलिटी फंक्शन यूज करने से। तो ये था नॉन वॉइड फंक्शन। अब एक वॉइड फंक्शन बना के देखते हैं जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो वॉइड फंक्शन, तो ये तो कोई कुछ रिटर्न करेगा नहीं, तो इससे सिर्फ हम 1 to 10 प्रिंट करा के देखते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप क्या था? वॉइड। हमने देखा ही है अभी। और इस फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ प्रिंट। अब हम चाहते हैं कि ये 1 से लेके n तक नंबर प्रिंट करें, तो एक लूप लगाते हैं फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन n, i प्लस प्लस, और सी आउट करवा दें i n। अब ये n तो हमने दिया नहीं, तो इसमें हम n पास कर देते हैं, इंट n। इसका सी आउट कमेंट करके इस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट, और मान लेते हैं हमें 10 तक चाहिए, तो 10 दे दिया इसमें। रन करके देखते हैं इसको। तो ये 0 से प्रिंट हो गया। 0 से क्यों है? क्योंकि हमने 0 दिया, इसको 1 कर देते हैं। तो 1 to 10 प्रिंट हो गया। अच्छा, 10 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगा। तो इक्वल्स टू लगा देते हैं। अब 1 to 10 प्रिंट हो गया। तो ये था वॉइड फंक्शन और नॉन वॉइड फंक्शन। तो ऐसे हम फंक्शन बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं। और वैसे ही हम यहाँ पे इंटीजर की डबल, फ्लोट, बूलियन ऐसे फंक्शन भी बना सकते हैं। तो वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम फंक्शन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हमने देखा फंक्शन का सिंटैक्स, कैसे फंक्शन बनाते हैं, उसका बॉडी क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, पैरामीटर्स कैसे देते हैं, फंक्शन का नेम कैसे रखते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में दो टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या है? बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो कि सी प्लस प्लस में पहले से ही प्री डिफाइंड है, हमें उन्हें बनाना नहीं पड़ता खुद से। जैसे मेन फंक्शन हो गया, सी आउट हो गया, सी इन हो गया, और भी होते हैं जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, हम आगे अभी देखेंगे। तो ये हो गया बिल्ट इन फंक्शंस। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शन है जो यूजर बनाता है, यानी हम बनाते हैं। जैसे अभी हमने प्रिंट फंक्शन बनाया, तो वो तो सी प्लस प्लस में डिफाइंड है नहीं, पहले से ही हमने बनाया है उसे। तो वो हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शन। वैसे ही जो 2 नंबर के एडिशन वाला फंक्शन बनाया था हमने, वो भी तो डिफाइंड है नहीं सी प्लस प्लस में पहले से ही। तो ये हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं फंक्शन? हमने देखा कि उसका रिटर्न टाइप देते हैं, आगे उसका नाम लिखते हैं और पैरामीटर पास करते हैं। तो ये हो गया डिक्लेरेशन फंक्शन का। अब डेफिनेशन कैसे करते हैं? डेफिनेशन मतलब कि उस फंक्शन को एक्चुअल कोड क्या होगा वो लिखते हैं। तो जैसे यहाँ हमने पैरामीटर पास करने के बाद कोड क्या लिखा था, a + b, उसको रिटर्न करना है। तो ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन।
और कॉल, कॉल क्या था, जो मेन के अंदर हम उस फंक्शन का नाम लिख के और उसमें एक्चुअल वैल्यूज पास कर रहे थे, यानी आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे थे, तो वो हो गया कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो ये था डिक्लेरेशन, डिफिनीशन एंड कॉलिंग। और पैरामीटर और रिटर्न वैल्यूज भी हमने देख लिया। अब पैरामीटर्स के दो टाइप होते हैं। पहला हो गया फॉर्मल पैरामीटर और दूसरा हो गया एक्चुअल पैरामीटर। अब फॉर्मल पैरामीटर देखते हैं क्या होता है। तो वापस से इस वाले कोड में हम आते हैं और देखते हैं फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। तो जैसे कि फंक्शन हमने बनाया था अभी, तो इसमें हमने क्या बनाया, दो वेरिएबल इसको पास किए ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी को हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। और जब इस फंक्शन को यूज कर रहे थे हम, और इसमें जब एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे थे एक्स और वाई, तो इस तो इन पैरामीटर्स को एक्स और वाई को हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर। तो ये था डिफरेंस फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर्स में। तो एक्चुअल पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। अब देखते हैं रिटर्न टाइप क्या है। तो रिटर्न टाइप जो है वो डिफाइन करता है कि किस टाइप का डेटा वो फंक्शन रिटर्न करेगा कॉल करने के बाद। वॉइड क्या है, वॉइड इंडिकेट्स कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, वो सिर्फ कुछ काम करेगा या नहीं भी करेगा, बस वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस का, जो कि है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, जब हम किसी फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास करते हैं कॉल बाय वैल्यू से, तो होता क्या है कि एक्चुअल वैल्यू जो हमने फंक्शन को पास करी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, जब कोई वेरिएबल हम फंक्शन को पास करते हैं थ्रू कॉल बाय रेफरेंस, तो उस वेरिएबल में अगर हम चेंज करें तो एक्चुअल वेरिएबल में भी चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको भी कोड करके देख लेते हैं। तो ये पुराना कोड उड़ा देते हैं हम लोग खट से। अब एक फंक्शन बनाते हैं void नाम का, जिसका नाम रहेगा अपडेट। अपडेट अपडेट वन नाम रख देते हैं और इसको देते हैं एक इंटीजर वेरिएबल x। और हम इसको बोलते हैं तुम x को कर दो x+1, बस, और कुछ रिटर्न मत करो। और यहाँ पे हम इंट x=5 बना लेते हैं और इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं अपडेट 1x। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन में x जाएगा और x जो है वो x+1 यानी 6 हो जाना चाहिए। तो अब प्रिंट करके देखते हैं क्या 6 हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको रन करके देखते हैं, तो ये तो 5 ही है, 6 क्यों नहीं हुआ। तो इस टाइप की कॉलिंग को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पे हमने वैल्यू दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि इस फंक्शन में इस x की वैल्यू चेंज हो जाए, तो हम इस तरह से पास करते हैं void, दूसरा फंक्शन बना लेते हैं इसको समझने के लिए, void अपडेट टू इंट, और हम इसके आगे लगाएंगे एक एम% का साइन और फिर लिखेंगे x। ये एम% क्या करता है, x का रेफरेंस दे देता है, यानी कि जहाँ पे x है उस एक्चुअल वैल्यू को ये डिनोट करता है। और अब अगर हम करें x=x+1 और यहाँ अपडेट 1 की जगह अपडेट 2 को कॉल कर दें, तब जो x है वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो गया। तो इस वाली मेथड को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू और इस वाले मेथड को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस ये समझना है हमें कि कॉल बाय वैल्यू में इस वेरिएबल x की कॉपी बनती है और वो यूज होती है फंक्शन में, ये एक्चुअल x नहीं यूज होता है। और अगर हम चाहते हैं एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस हो, तो हम करते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ये एम% लगा के, तो एक्चुअल वेरिएबल में चेंज हो जाता है। तो वही एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा है। तो ये था डिफरेंस कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। अब देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं हमने दो फंक्शन बनाया। पहला फंक्शन बनाया इंट ऐड, और दो वेरिएबल इसमें हमने लिए इंट ए और बी।
फिर हमने कर दिया रिटर्न a प्लस बी। और एक और हमने सेम फंक्शन बना दिया सेम नाम से, ऐड नाम से ही। और यहाँ पे हम इंटीजर की जगह डबल ले लेते हैं, डबल ए डबल बी। और इसमें भी रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। और यहाँ पे भी, यहाँ पे कर देते हैं डबल। तो ये सेम नाम से हमने फंक्शन बना दिए। अब हम इन फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर होता ये है कि ये फंक्शन एक दूसरे से डिफर कब करेंगे, कौन सा फंक्शन कब कॉल होगा। तो जब हम इंटीजर वैल्यूज देंगे तो अपने आप ये इंटीजर वाली ऐड वाली फंक्शन कॉल होगी। और अगर हम डबल आर्गुमेंट पास करेंगे यानी डबल डेटा टाइप वाला, तो ये डबल वाला ऐड कॉल होगा। करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे करवाया ऐड, इंटीजर वाला यूज किया तो इंटीजर वैल्यू दे दिए और हैंडल किया। फिर से सी आउट करवाया ऐड, और यहाँ पे हम डबल दे देते हैं 2.4 और 5.6। इसको रन करके देखते हैं। तो हमने मेन फंक्शन में क्या किया है कि इंटीजर वाला यूज करने के लिए हमने इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए हैं, और फ्लोट वाला एडिशन फंक्शन यूज करने के लिए हमने फ्लोट वेरिएबल पास किए हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर वाले में इंटीजर वाला ऐड हो गया और 8.3 आ गया फ्लोट वाले में। यानी हमें डिफाइन नहीं करना पड़ा कि कौन सा कॉल करना है, इसने अपने आप हैंडल कर लिया कि इंटीजर वैल्यूज पास हुई हैं तो इंटीजर वाला ऐड कॉल करना है, और डबल वैल्यूज पास हुई हैं तो डबल वाला कॉल करना है। तो ये था कॉन्सेप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग का। अब हम चाहें तो यहाँ पे सेम सेम डेटा टाइप भी कर सकते हैं रिटर्न वाला। सेम सेम कर दिया अब हमने। अब कैसे पता चलेगा कौन सा कॉल होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ये भी सेम कर देते हैं, इंट ए और बी। तो फंक्शन ओवरलोडिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पैरामीटर चेंज करने होते हैं। पैरामीटर चेंज करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा चेंज पैरामीटर में होगा जो कि इस वाले फंक्शन के पैरामीटर में नहीं होगा, ताकि वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो कि कौन सा फंक्शन यूज करना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हम ये डाल देते हैं कि इसमें हम यूज करेंगे 3 नंबर, और यहाँ यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। तो अगर हम 3 नंबर्स पास कर दें इस फंक्शन को और इसमें 2 ही करें, तो ये वाला अपने आप ऑटोमेटिकली इस वाले एडिशन को कॉल करेगा, और ये वाला जो है वो इस वाले को कॉल करेगा। हम रन करके देखते हैं इसको। तो दोनों में 6 6 आया। तो इसने अपने आप उस फंक्शन को कॉल किया जिसमें 3 आर्गुमेंट्स हैं, और इसने अपने आप उस फंक्शन को कॉल कर लिया जिसमें 2 आर्गुमेंट है। तो ये था फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि डिफरेंशिएट करता है कि सेम नाम के फंक्शन कब कॉल होंगे, वो डिपेंड करेगा इनके पैरामीटर्स पे या आर्ग्यूमेंट्स पे। अब देखते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब वो है कि हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड से देना होता है इन पैरामीटर्स में। जैसे ये ए जो है वो राइट साइड से शुरू, और ये बी क्या है, लेफ्ट साइड से शुरू है। तो हमें लेफ्ट साइड से हमेशा इस साइड से डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू देनी होती है। तो हम यहाँ पे 20 दे देते हैं, बी इक्वल्स टू 20। ठीक, और यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं पास करते हैं। तो क्या आना चाहिए, ऊपर वाले में 6 आना चाहिए और नीचे 24 आना चाहिए। इसको भी रन करके देखते हैं। तो ऊपर आ गया 6, नीचे 24। तो ये था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो ये था फंक्शंस के बारे में। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इन फंक्शंस के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट फंक्शंस के ऊपर और क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि फंक्शंस क्या करते हैं, हमारे कोड को रिड्यूसिबल बनाते हैं, और फंक्शंस को यूज करने से हमारा कोड थोड़ा क्लीन दिखता है। और फिर हमने देखा कि फंक्शन बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, और उनको कैसे कॉल करते हैं। फिर हमने देखा कि बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या अंतर है। फिर हमने पैरामीटर, रिटर्न वैल्यूज और कॉलिंग देखा।
फिर हमने देखा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है और डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।